हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं। इस चैनल में आपको डेली 3 क्लासेस मिलेंगी, जिसमें कि मॉर्निंग के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीपीएससी 4.0 के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। दोपहर के 3 बजे आपको झारखंड टेट का सोशियोलॉजी को सिलेबस को कवर करवाया जाएगा और रात के 8 बजे यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी के सिलेबस को कवर करवाया जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोगों ने टॉपिक वाइज भी देखा है। क्लास आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल में, आप उसे जाकर एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। और साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि पेड ग्रुप में क्या होगा कि आपको एक सिस्टमेटिक वे में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हुए नोट्स बनाया गया है। नोट्स जो है मेरे हैंड रिटन नोट्स है, जो कि आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड किए जाएंगे। नोट्स के साथ साथ आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी जो सोशियोलॉजी का वो सेम ही है, तो उसको कवर करते हुए आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड किए जाएंगे। और फिर आपको जब आपका एग्ज़ाम, जैसे अगर 1 महीना 2 महीने के पहले ही, उसमें आपको टेलीग्राम में हम लोग क्यूज भी करवाएंगे कि ताकि आप क्यूज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। तो आज से जो आप लोगों का नया सीरीज स्टार्ट हो रहा है, इसमें हम लोग एनसीईआरटी को कवर करेंगे। किसको कवर करेंगे? एनसीईआरटी को कवर करेंगे। और आज हम लोग क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 को कवर करेंगे एनसीईआरटी का। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जो एनसीईआरटी की बुक है, क्लास 11 में आपको 2 बुक देखने को मिलेगी और क्लास 12 में 2 बुक मिलेगी। मैं आपको दिखा देती हूँ बुक। ये देखिए, ये क्लास 11 की बुक है, इसके 2 पार्ट्स हैं और क्लास 12 में भी आपको 2 पार्ट्स देखने को मिलेंगे। तो क्लास 11 का जो आपका सोशियोलॉजी का बुक है एनसीईआरटी का, उसमें आपको 5 चैप्टर पढ़ने को दिया गया है। एनसीईआरटी को तो हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, साथ ही साथ थोड़ा एडवांस लेवल पे भी क्वेश्चंस को कवर करेंगे, क्योंकि आप देखे होंगे कि 1.0 2.0 की तुलना में 3.0 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो थोड़ा हार्ड था, क्वेश्चन थोड़ा डीप पूछे गए थे। तो इस हिसाब से हमारे सिलेबस को रहेंगे। नोट्स आपका उसी हिसाब से ही बनाया गया है। अगर आप नोट्स को परचेस करना चाहते हैं तो जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है उसमें आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स को परचेस कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 11 का, वो है समाजशास्त्र एवं समाज। और मैं आपको दिखाऊंगी भी कि कैसे क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से उठाए गए थे। समाजशास्त्र और समाज, यानी समाज और समाजशास्त्र के बीच क्या रिलेशन है, इसी पुस्तक के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। और अगर आपके पास बुक नहीं है एनसीईआरटी की तो टेंशन की कोई बात नहीं है। जब आप पेड ग्रुप से जुड़िएगा तो इसका जो बुक का पीडीएफ है, मैं आपको वहाँ पे पेड ग्रुप में भी प्रोवाइड कर दूँगी, ताकि आप उसको खोल कर पढ़ सकें। तो सबसे पहला आता है समाजशास्त्र एवं समाज। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि समाजशास्त्र की जो उत्पत्ति है ये विभिन्न चरणों के माध्यम से हुई थी। और इसके जो विभिन्न चरण है किसने बनाए थे? तो आपके टीवी बॉटमर साहब ने इसके विभिन्न चरणों के संदर्भ में बात की थी। उन्होंने 4 प्रकार के इसके अवस्थाओं बताई थी, और जो चौथी अवस्था है उसमें समाजशास्त्र का उद्भव हुआ था, उसका विकास प्रारंभ हुआ था। तो सबसे पहले आपका फ्रांस में, फिर जैसे जैसे आपका बढ़ते गया, फिर इंडिया में कैसे आया अमेरिका से होते हुए, तो उन सभी को हम लोगों को पढ़ा था। तो यहाँ पे जो एनसीईआरटी की पुस्तक में दिया गया है कि प्राय ऐसा सुझाव दिया जाता है कि मेहनत से पढ़ाई करोगे तो जीवन में सफलता पाओगे। दूसरा सुझाव यह रहता है कि यदि आप इस विषय अथवा विषय समूह की पढ़ाई करेंगे तो भविष्य में आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। या फिर तीसरा सुझाव ऐसा भी रहता है कि लड़के जो रहते हैं उनको कौन सा समूह का विषय पढ़ना चाहिए ताकि उनको नौकरी जल्दी प्राप्त हो सके। तो ये सभी। और चौथा रहता है कि आपको परिवार को आपकी नौकरी की आवश्यकता है, तो आप ऐसे विषय का या फिर ऐसे रोजगार का तलाश करें ताकि आपको नौकरी जल्दी प्राप्त हो सके। तो इन सभी के बारे में दिया गया है। अब समाजशास्त्र के बारे में क्या बोला गया है कि समाजशास्त्र जो है ये मानव समाज का एक अंतर संबंधित समग्र रूप में अध्ययन करता है, क्योंकि मनुष्य का जो अंतर संबंध होता है उसको हम लोग क्या करते देख नहीं पाते हैं, वो अमूर्त होता है।
ठीक है। आप जैसे भगवान का मूर्ति देखे होंगे ना, तो आप मूर्ति को देख पाते हैं, लेकिन मूर्ति के अंदर कौन से भगवान है क्या आप उसको देख पाते हैं? नहीं पाते हैं। उसी प्रकार से समाज के अंतर्गत जो संस्थाएं हैं उसको तो आप देख रहे हैं, लेकिन संस्थान के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के जो रिलेशंस चल रहे हैं, जैसे बोलता है ना कि माँ का मातृत्व, तो माँ को आप देख पा रहे हैं, लेकिन माँ का जो मातृत्व है, ठीक है, प्रेम की जो भावना है, आप उसको देख पा रहे हैं? नहीं पा रहे, तो वो अमूर्त हो गया। तो वही बोल रहे हैं कि समाज शास्त्र क्या है कि ये मानव संबंधों का एक अंतर संबंधित रूप है। और इसी के अंतर्गत आपको बोला जा रहा है कि समाजशास्त्र जो है ये क्या हुआ था कि जब समाजशास्त्र वीर स्ट्रीट महोदय ने बताया था कि इसका जो अतीत है वो बहुत प्राचीन है, लेकिन इसका जो इतिहास है वो छोटा है, क्योंकि इस प्रकार के जो कथन है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि प्राचीन समय से जब से भी समाज विद्यमान है, जब से भी हमारी सभ्यता है, तो हर एक सभ्यता का कोई ना कोई समाज रहा होगा, लेकिन जो प्राचीन सभ्यता है, जो अतीत मतलब हम लोग का जो अतीत है, उसमें हम लोग के पास लिखित प्रमाण मौजूद नहीं थे। तो लिखित प्रमाण मौजूद नहीं रहने के कारण हम उसका ठीक ढंग से वर्णन नहीं कर पाए। लेकिन इतिहास मतलब जिसका कि हम लोग लिखित प्रमाण देख सकते हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, तो उन सभी में भी समाज था। तो आप जान रहे हैं कि वहाँ का समाज कैसा था। हड़प्पा में जो था वो नगरीकरण की व्यवस्था थी, तो आप लोगों ने पढ़ा तभी न जाना, तो इसलिए बोला जाता है कि उसका इतिहास जो है वो थोड़ा संक्षिप्त है। इसके बारे में बात की गई। फिर समाजशास्त्र को जैसे जैसे इसका विकास हुआ था, तो विकास होने के साथ साथ इसको विभिन्न विषयों के साथ इसको जोड़ा गया था। किसके साथ जोड़ा गया था? विभिन्न विषयों के साथ जोड़ा गया था। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो समाजशास्त्र के प्रतिष्ठापक जनक हैं वो कौन कौन से? तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। समाजशास्त्र के प्रतिष्ठापक जनक में मतलब समाजशास्त्र की स्थापना करने में अगस्त कॉम्ट, इमानुएल दुर्कहाइम, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स आते हैं। इन सभी को समाजशास्त्र के प्रतिष्ठापक जनक के रूप में बोला जाता है। समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में जो औपचारिक शुरुआत है वो कब से हुई थी? तो सर्वप्रथम अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का जो है वो अध्ययन अध्यापन प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? तो 1876 में इसका अध्ययन अध्यापन स्टार्ट किया गया। फिर येल विश्वविद्यालय से होते हुए समाजशास्त्र का जो अध्ययन है वो आगे बढ़ता गया। फिर येल विश्वविद्यालय में जो सबसे पहले इसके जो अध्यापक थे वो विलियम ग्राम समनर जी थे। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम फोकवेज है, ठीक है। फिर समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की गई, तो 18 आपका स्टार्ट हो गया था 1876 में, लेकिन वो आपका सब्जेक्ट के साथ ज्वाइन करके अलग विभाग की जो स्थापना है वो 1892 में की गई समाजशास्त्र में, कि हाँ एक अलग विभाग चाहिए। कहाँ पे? तो अमेरिका के जो शिकागो विश्वविद्यालय वहाँ पे। और समाजशास्त्र का अगर प्रथम पत्रिका पूछा जाएगा कि कौन सा है, तो अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी है, जिसका कि प्रकाशन आपको 1892 में किया गया था। ये सारे आपके कंप्लीट नोट्स है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपके कंप्लीट नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है। आपको इससे बाहर कुछ पढ़ने की आवश्यकता होगी ही नहीं। फिर अमेरिकी समाजशास्त्र परिषद की स्थापना की गई थी 1905 में। फ्रांस में समाजशास्त्र के अध्ययन की शुरुआत 1889 में की गई, और उस समय कौन कर रहे थे? तो दुर्खिम कर रहे थे, टॉडे महोदय कर रहे थे, लिपले महोदय कर रहे थे। फिर आपका इस प्रकार से होते होते फिर इंग्लैंड गया। फिर उसी को जो जीएस मिल जी थे उन्होंने कहा था कि समाजशास्त्र जो है दो अवैध भाषाओं की संतान है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समाजशास्त्र जो है इसका इंग्लिश क्या है? सोशियोलॉजी, हम लोग सभी जानते हैं, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सोशियोलॉजी मतलब सोशियस प्लस लोगस, ठीक है। सोशियस जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है, और लोगस जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक आप या फिर यूनानी बोल सकते हो, तो अलग अलग भाषाएं हैं। इसलिए जो आपका मिल महोदय हैं वो जीएस मिल वो बोलते हैं कि समाजशास्त्र क्या है? ये दो भाषाओं की अवैध संतान है। अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र की स्थापना कब की थी? तो 1838 में की थी, ठीक है। अगस्त कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक बोला जाता है। ये सभी चीज़ें हम लोगों ने देखा भी है और पहले पढ़ा हुआ भी है। तो आपका जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें यही सब चीज़ों की बात की गई है कि कैसा हमारा समाज है। इसी के संदर्भ में आपको एक कॉलम में देखने को मिलेगा कि वहाँ पे बोला गया है कि वर्ष 1999 और 2000 में इंदिरा आवास
इंदिरा योजना सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि इंदिरा आवास कब किया गया था, तो ये आपका 1999-2000 में किया गया था। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि इस तरफ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो समाजशास्त्र का परिचय दिया गया है कि समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है। तो जो अगस्त कॉम्ट थे वे कौन से वैज्ञानिक थे, तो वो फ्रांसीसी विद्वान थे जिनका कि जन्म 1789 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 1857 में हुई थी। इनको संस्थापक जनक बोला जाता है। 5 संस्थापक जनक है जिसके बारे में आपको मैंने बात किया था। उसके बाद फिर आपका डार्विन महोदय का उल्लेख किया गया है। डार्विन महोदय का जो सिद्धांत है वो जीवित सत्तावाद का सिद्धांत है या जीव विकास का सिद्धांत के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है, इसमें इसका मेन जो क्या बोलते हैं कि महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो कौन अदा किया था, तो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति और फ्रांस की राजक्रांति के फलस्वरूप समाजशास्त्र विषय की स्थापना की गई थी। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, जब आप चैप्टर को पढ़िएगा तो पढ़ने के बाद जो पीछे के साइड में है आपको क्वेश्चन दिए गए, इस प्रकार से शब्दावली दी गई है। जैसे पूंजीवाद, पूंजीवाद से आप क्या समझते हैं, एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं सभी को। जब आप पूरी तरह से जो शब्दावली रहती है उसको अगर आप समझ लीजिएगा कि ये क्या बोलने के लिए चाह रहा है, तो आपका जो सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट है वो 50% आप कवर कर लीजिएगा शब्दावली से ही। तो जो सबसे पहला जो दिया गया है चैप्टर 1 में वो है पूंजीवाद। क्या दिया गया है? पूंजीवाद। तो पूंजीवाद का मतलब क्या होता है? तो पूंजीवाद का मतलब हुआ आर्थिक उद्यम की एक व्यवस्था जो कि बाजार विनिमय पर आधारित होती है। पूंजी मतलब धन, पैसा से आशय है। इसके अंतर्गत आपकी कोई संपत्ति जिसमें धन, भवन एवं मशीनें आदि ये सभी आपकी पूंजी के अंतर्गत शामिल होती हैं, जो बिक्री के लिए वस्तुओं के उत्पादन में उपयोग की जाती हैं अथवा बाजार में लाभ कमाने के उद्देश्य से विनियोग की जा सकती है। ये जो व्यवस्था है ये उत्पादन के साधनों और संपत्तियों की निजी स्वामित्व पर आधारित होती है। पूंजी आप तभी कह सकते हैं जो कि आपका पर्सनल होगा, ठीक है, उसको पूंजीवाद कर सकते हैं। सेकंड जो है द्वंद्ववाद, जो शब्दावली दी गई है वो क्या है? द्वंद्वात्मक। ठीक है, ये द्वंद्वात्मक का मतलब क्या हुआ? सामाजिक ताकतों के विरोध की क्रिया या उनकी विद्यमता, जैसे सामाजिक वैधता और व्यक्तिगत इच्छा। द्वंद्ववाद का सिद्धांत ये किसका है? कार्ल मार्क्स का है, जिसमें कि आपको कोई कार्य करने के लिए जब बाधित किया जाता है, ठीक है, तो वो आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है आनुभाविक अन्वेषण, यानी समाजशास्त्र अध्ययन के लिए किसी भी क्षेत्र में की जाने वाली जो तथ्य परख यानी साइंटिफिक जो जांच होती है उसको क्या बोला जाता है? आनुभाविक अन्वेषण। चौथा जो शब्दावली दिया गया है वो है नारीवादी सिद्धांत। नारीवादी सिद्धांत का मतलब हो गया कि एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण जो सामाजिक विश्व का विश्लेषण करते समय लिंग की महत्ता को केंद्र में रखता है, या फिर हम कह सकते हैं कि इस सिद्धांत में नारियों के उत्थान के लिए कार्य की जाती है या फिर उनके विकास के लिए। तो जितने भी सिद्धांत होते हैं वो नारीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है समष्टि अर्थशास्त्र। ये क्वेश्चन जो है ये बीपीएससी में पूछा गया है। समष्टि अर्थ समाजशास्त्र, समष्टि अर्थ समाजशास्त्र का मतलब हो गया मैक्रो सोशियोलॉजी। ठीक है, मैक्रो सोशियोलॉजी यानी संपूर्ण, समष्टि मतलब संपूर्ण, पूरे समाज का अध्ययन कर रहा है, तो वो समष्टि अर्थशास्त्र हो जाएगा। और जो आपका व्यष्टि समाजशास्त्र है ये इकोनॉमिक्स से लिया गया है। इसका इंग्लिश होता है माइक्रो यानी सूक्ष्म, जिसमें हम सूक्ष्म अध्ययन करते हैं, सूक्ष्म समाजों का अध्ययन करते हैं, आमने सामने का अध्ययन करते हैं, मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, तो वो व्यष्टि समाजशास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत आता है। और
इससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट MCQ हो गए उसको भी आपको मैं कवर करवा दूंगी। तो इसी प्रकार से आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अभी हम लोग सिर्फ NCERT क्लास 11 और 12 को कवर करेंगे, तो सुबह के क्लास को आप लोग जरूर अटेंड कीजिए। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।